Assalamualaikum, good morning, subah bakhair. Good morning everybody, welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. I hope your weekend was good. आपका कैसा था, जल्दी से बता दें। अच्छा था, दिन में बहुत गर्मी थी, कल रात में ज़रा अच्छी, शाम में इनफैक्ट अच्छी ज़रा ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया था कराची में। बाय द वे मुल्क के बाकी हिस्सों में भी टिका के गर्मी पड़ रही है, लेकिन गर्मी, लेकिन लाहौर में थोड़ी सी बारिश भी हुई है। बारिश भी होती रहती है, साथ साथ आपको पता है फिर हब्स भी हो जाता है, और हब्स होता है तो फिर वो ज़रा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है सिलसिला इन पंजाब एंड गिरदोनवा। मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो ना बात करें तो बेहतर है, क्योंकि देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर एंड इट ओनली सीम्स लाइक इट्स गोइंग टू गेट वर्स। लग ऐसे ही रहा ना कि अब कोई बेहतरी आनी नहीं है, बहुत गर्म। अच्छा जी, आज है मंडे, और मंडे को हम आपको बता दें कि पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद राज साहब ने कहा कि 12वीं और 9वीं जो है उसके तलबा के लिए स्कूल्स जो हैं वो खुल जाएंगे, स्कूल और कॉलेज। सो उनके लिए तो क्लासेस का बाकायदा आज से आगाज़ हो रहा है, लेकिन बाज़ जगह हमने इसकी क्या कहते हैं खिलाफ वर्जी होते हुए देखी है, क्योंकि जब कॉलेज खुले हैं तो बहुत से लोगों ने सिर्फ सेकेंड ईयर को नहीं फर्स्ट ईयर को भी कहा है कि आप आ जाएं, लेकिन कैटेगोरिकली मुराद राज साहब ने कहा है कि कॉलेज में सेकेंड ईयर के अलावा किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी फ़िलहाल फ्रॉम 31 मई। सो वो थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में बड़ा पंजे गाड़े हुए थे कोरोना वायरस ने, और एक लॉकडाउन का सिलसिला था, लेकिन अब सूरत हाल कुछ बेहतर होना शुरू हो गई है। के अगेंस्ट कल परसों से कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट बड़े वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां लोगों को मारा पीटा भी जा रहा है और प्रॉपर्टी जो है खासतौर पे गाड़ियां वो तोड़ फोड़ भी हो रहा है। तो ये जब एक साल से ज़्यादा स्टूडेंट स्कूल नहीं जाते, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड, नॉट दैट उन लोगों का कसूर था, लेकिन दिमाग में ऐसी फिर चीज़ें आ जाती हैं, और जब आप वेले होते हैं ना, व्हेन यू हैव नथिंग टू डू, तो फिर इन हरकतों पे आप आते हैं, क्योंकि यू कैन स्टिल प्रोटेस्ट ही करना है, वो तो हो ही सकता है, लेकिन जो कल एक मेहम किस्म का एक माहौल था, और सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, तो दिल चाह रहा था पकड़ के सारे स्टूडेंट्स को भर्ती करो वापस कॉलेजेस में और स्कूल्स में, और एग्जाम्स लो। कभी लगता था कि ये जो एहतजाज वाला सिलसिला है ना, ये शुरू होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा OA लेवल्स के तलबा भरपूर एहतजाज करते थे। खैर, उनका एहतजाज इस किस्म का नहीं था जैसा यहाँ पे हो रहा है। एहतजाज से मना नहीं किया, एहतजाज से मना नहीं किया, एहतजाज आपका हक है, आपका जमहूरी हक है। यू आर ग्रोन अप इंडिविजुअल्स नाउ, अब नौजवान है, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें, लेकिन खुदा का वास्ता है, ये जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए वो मुल्क जो जमहूरियत के हवाले से बड़े प्रोग्रेस है, वहाँ पे एहतजाज के तरीकों पर भी गौर करते हैं। तो वो तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, आपको पता है कि हमने बड़े बड़े लोगों को भी इस किस्म के एहतजाज करते हुए देखा है, तो व्हाई नॉट द स्टूडेंट्स। बट द पॉइंट इज कि एग्जाम्स आपके सर पे हैं, ये नहीं कि अब चीज़ें नहीं बदल रही तो जाके पढ़ ही लें, लेकिन ये करने का टाइम भी है और जमा भी हो सकते हैं, और एवरीथिंग इज ओके, तो फिर एग्जाम्स भी दे दो। यू आर सॉर्ट ऑफ राइट हुमा एज वेल के ट्रिकल डाउन इफेक्ट बड़ा मैटर करता है। ये जो स्टूडेंट्स जो इस एज में होते हैं ना, कच्ची उम्र में, तो इन्हें कहता हूँ, इसमें जो इनको ये पीपल whom they look up to, इनके जो लीडर्स होते हैं, जिनको ये आइडियलाइज करते हैं, उनके एक्शंस और उनके अक़वाल जो है ना, इनको बड़ा इंस्पायर करते हैं। और माशाल्लाह हमने एग्जांपल्स देखी हुई हैं अपनी सियासी रहनुमाओं की ज़िंदगी में भी। बहुत पुरानी बात नहीं है कि किस तरह से कंटेनर उलट के पुलिस वालों को मार के एहतजाज करने के नए नए तरीके बताए जाते थे फ्रॉम द पोडियम। सो अब ये भी कर रहे हैं, तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी वैसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, वी कैन गेट इनटू दैट, लेकिन जल्दी से छोटी सी की एक खुशखबरी ये है कि हमारे जो केसेस हैं कोविड के, वो ज़रा नंबर्स आहिस्ता करके थोड़े से नीचे आ रहे हैं, खासतौर पे अगर डेथ्स देखी जाए ड्यू टू कोविड, जो कि हम आपको एक टैली देते हैं हमेशा 24 घंटों का, तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमी आ रही है, विच एक्चुअली इज ऑल्सो बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा रहे हैं। अब्दुल्ला, ये बहुत बड़ी बात है। 30 साल से अगर आप अबव है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इफ़ यू आर 30 अबव, अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, तो आप 1166 पे बस एक मैसेज भेजिए, और उसके बाद किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके यू जस्ट हैव टू वॉक इन, एज एन आपको बस वहां चल कर जाना है। आपको अब इंतजार नहीं करना कि आपको कोई कोड या आपको कोई वैक्सीनेशन सेंटर के लिए मैसेज आएगा। आप जाइए, आप अपने आप को टीका लगवा सकते हैं। एंड द रिस्पांस इज गुड, तो हम तो आपको रिमाइंड करा रहे हैं, रिस्पांस अच्छा है। 43 डेथ्स इन द पास्ट 24 आवर्स एंड 2117 2117 नए केसेस हैं। लेकिन हमें जो है ना, अब इस पे जरा बहुत तसल्ली तो हुई है थोड़ी सी दिल में, लेकिन वी डोंट हैव टू सिट ऑन इट। हमें इस पे ज़रा गौर ख़ौज़ और प्रिकॉशंस का सिलसिला जारी रखना है, क्योंकि एक इंडियन वेरिएंट का केस भी रिपोर्ट हुआ है।
देयर यू गो। और राबिया नाज की स्टोरी तो इतनी इंस्पायरिंग है कि हम चाहते हैं थोड़ा सा आप इंतजार करें और फिर ऑफ कोर्स हम उस पर बात भी करेंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और हमारी टॉप स्टोरी जो है उससे शुरू करें। 29 मई 29 मई को पीडीएम में शामिल 8 जमातों का सरबराही इजलास हुआ और शहबाज शरीफ रिहाई के बाद पहली बार इजलास में शरीक थे। तवक्को थी बड़े अहम फैसले होंगे, असेंबलियों से इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और पीपल्स पार्टी की अपोजिशन इत्तेहाद में वापसी जैसे मामला ज़ेर गौर आएंगे। लेकिन हुआ क्या? ऐसा कुछ ना हुआ। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को ज़ेर बहस लाने से भी इनकार कर दिया। सुनिए ज़रा। वो हमारे साथ नहीं है इसलिए गौर नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो पीडीएम की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा। लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि पीडीएम मज़ीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने भी कहा कि अब पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं है। बार बार पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक सवाल में ना उलझाया जाए। पीडीएम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है और मेरा हदफ भी नहीं है। मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। मेरा ख्याल है कि बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीडीएम इजलास में नज़र आया पीडीएम इजलास में नज़र आया ये जमातें कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि कम से कम पार्लियामेंट में कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी चल रहा है, आज भी वो इस्तीफे नहीं दे रहे हैं, आज भी वो कहते हैं कि पार्लियामान में मिलके उनको टफ टाइम दो। मुझे उस मुलाकात के बाद वो क्लैरिटी नज़र नहीं आया, उनका स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी नज़र नहीं आया, उनका प्रोग्राम का क्लैरिटी नज़र नहीं आया। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीज़न का शिकार। मैं समझता हूँ कि जो भी सियासी जमात अपना नज़रिया में सियासी अमल अपना स्ट्रैटेजी पे क्लियर है तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली टफ टाइम दे सके। और हम चाहते हैं पार्लियामान के अंदर हम ये कन्फ्यूजन कॉन्ट्रडिक्शन ना दिखाएं और सब मिल के इस PTIMF बजट के खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करें। अच्छा जी, पीडीएम सरबराही इजलास से साफ जाहिर हो रहा है कि पीपल्स पार्टी और एनपी के रास्ते अब ऑपोजिशन इत्तेहाद से जुदा हो चुके हैं और ऑपोजिशन के आपसी मामलात से हुकूमत ज़ाहिर है खुश है। और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि शायद पहले 2 साल में उनकी हुकूमत गिराई जा सकती थी क्योंकि आवाम ने और उन्होंने भी बड़े मुश्किल हालात देखे, लेकिन अब वो बहुत मजबूत हो चुके हैं। ये जो इस वक्त ऑपोजिशन फिर ये पीडीएम इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है भाई, इनका जो मकसद है ना ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक जितनी मुश्किल हालात से कौम गुजरी है हमारे 2 सालों में, और जो हमारे लिए भी यानी मेरी ज़िंदगी के मुश्किल साल, तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते हैं। और आपको बताएं कि पीडीएम ने एहतजाजी तहरीक दोबारा तेज करने का ऐलान किया है। 4 जुलाई को सवात में, 29 जुलाई को कराची और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे होंगे। मगर 2 जमातों की अलहदगी से इन जलसों में शायद पहले जैसा रंग ढंग देखने को ना मिले, ये सोचा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि पीपीपी और एएनपी आर आउट ऑफ पीडीएम और अब काफ़ी अब मुस्लिम लीग नून का क्या प्लान है इस पर्टिकुलर जो अपोजिशन इत्तेहाद जिसको कहती है पीपल्स पार्टी के, उनकी मेज़बानी में जो मीटिंग हुई थी उसमें इसको बनाने का फैसला किया गया था। खैर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया तो पीपल्स पार्टी और एएनपी ने भी आप लोगों को फारिग कर दिया। उनके ऐलान से तो यही लग रहा है कि पीडीएम में अब वो कोई दिलचस्पी नहीं रखते। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी कोशिश थी तारड़ साहब कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा अब हो गया है। किसको जिम्मेदार समझा जाए पीडीएम के इस हशर नशर का? देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी की शमूलियत या वापस पीडीएम के अंदर या उनके जो भी मामलात हैं वो किसी एक सियासी जमात ने उसका फ़ैसला नहीं करना। ये 9 की 9 जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने फ़ैसला करना है। और मैं समझता हूँ कि हम अब इस स्टेज से आगे गुजर गए हैं। और जिस तरीके से मौलाना साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं वहाँ मौजूद था पीडीएम के इजलास में,
तो वो मौलाना साहब ने यही कहा कि जी उनके पास मौका है रुजू करने का, तो वो जब चाहें कर सकते हैं। तो देखिए ये बयानबाजी जिस तरीके से की गई, मैं इस चीज़ में दोबारा नहीं डलना चाहता। हमने बहुत टाइम इस पे सर्व कर दिया कि जी क्या मुहरकात थे पीडीएम में, पीपल्स पार्टी क्यों गई, कैसे वापस आएगी। मैं समझता हूँ अब हम बाकी अवामी इश्यूज़ पे फोकस करें। वो अब स्टेज गुजर गई है, पीपल्स पार्टी के पास मौका है रुजू करने का, वो जब चाहेंगे रुजू कर लेंगे। इससे आगे मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आई थिंक इस पर बहुत हमने टाइम लगा लिया। अच्छा अता तारड़ साहब, फिलहाल तो पीपल्स पार्टी और एएनपी बड़े वाजे हैं कि वो पीडीएम में आने वाले नहीं, वापस नहीं आएंगे। तो मुस्लिम लीग नून अलबत्ता इतनी वाजे नहीं, जहां एक लीडर कुछ बात करता है और दूसरा कुछ और इस कंफ्यूजन के बावजूद आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें जारी रखेंगे या बस बात ख़त्म होगी है यहीं? शहबाज शरीफ साहब ने जो इशाइया होस्ट किया वो पार्लिमानी लीडर्स का इशाइया था, उसका पीडीएम की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसमें पीडीएम की सियासत का ना तो जिक्र किया गया, ना ये 3 लेटर्स पी, डी और एम ये वहाँ बोले गए। बजट में हुकूमत को किस तरह टफ टाइम देना है, अवाम दुश्मन बजट किस तरह आ रहा है, और ये जो हुकूमत है इसने किस तरीके से एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बनाई है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, बढ़ते हुए कर्ज़े हैं। और महंगाई देखिए, जो देहाती इलाके हैं वहाँ 15% पे पहुँची पड़ी है। जो लोग अनाज उगाते हैं इस मुल्क का, जो इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। तो मेन मकसद बजट का था। शहबाज शरीफ साहब को बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन तमाम पार्टीज़ ने वोट दिए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इलेक्ट किया है, जिसमें पीपल्स पार्टी की भी वोट शामिल हैं। तो वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है और पीडीएम की पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है। पार्लिमानी पॉलिटिक्स में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया, और मैं समझता हूँ कि ये जब बजट आएगा तो तमाम पार्टीज़ को मिलकर हिकमत अमली बनानी होगी और बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तारड़ साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत के पहले 2 साल बड़े मुश्किल थे और आवाम को भी मुश्किलात का सामना था। अपोजिशन वाले अपनी ज़ात के बजाय अगर कौम की फ़िक्र करते तो उन 2 सालों में हुकूमत गिरा चुके होते, लेकिन ज़ाती एजेंडे आप लोगों के जिसकी वजह से ये हो नहीं सका। अब वीडियो आपका कॉमेंट क्या है इस कॉमेंट पर वज़ीर आज़म के बारे में? मैं जी देखें, क्या रिंग रोड हमारा ज़ाती एजेंडा था? क्या चीनी की किल्लत हमारा ज़ाती एजेंडा था? क्या आटे की इस मुल्क में किल्लत और आटे की कीमतें हमारा ज़ाती एजेंडा था? क्या अद्वियात का जो स्कैंडल आया और अद्वियात में गबन किया गया हमारा ज़ाती एजेंडा था? क्या LNG के ऊपर जो इस कौम के कई सौ अरब रुपए ज़ाया किए गए नदीम बाबर साहब की तरफ से, क्या हमारा वो ज़ाती एजेंडा था? ज़ाती एजेंडे की तकमील सिर्फ़ और सिर्फ PTI ने की है। आप आज पूछें एक शख्स से जिसकी 15 या 20 हज़ार रुपया तनख्वाह है कि उसका गुजारा किस तरह होता है। आमिर कियानी ने अद्वियात का गबन किया, किसी ने नहीं पूछा। चीनी की किल्लत थी मुल्क के अंदर, शुगर एडवाइजरी बोर्ड कह रहा था कि जी चीनी की मुल्क में पैदावार कम है, मांग ज़्यादा है, चीनी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे बाहर तो किल्लत पैदा होगी, कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। इसी पाकिस्तान के अंदर लोगों ने अपने अंगूठों पर अनमिट स्याही लगवाकर 1.5 घंटा कतारों में लगकर 1 किलो चीनी खरीदी है। ये है नया पाकिस्तान इमरान खान साहब का। उनके ATMs अपनी जेबें भर रहे हैं और इंक्वायरी कौन करता है? अपने ही मतहत इदारे। रिंग रोड की इंक्वायरी वो गुलजार शाह जो कमिश्नर गुजरांवाला था जब डस्के का इलेक्शन चोरी हुआ और उसकी मनसूबाबंदी की गई, वो इंक्वायरी कर रहा है। क्या वो बुजदार या इमरान खान के खिलाफ एक लफ्ज लिख सकेगा? नहीं। अली जफर से इंक्वायरी करा रहे जहांगीर खान तरीन की और अपने बाकी मेंबर्स की, जहाँ पे अपने मेंबर्स कहीं गबन या करप्शन में मुलव्विस पाए जाते हैं तो वहाँ पे वो FIA से इंक्वायरी करवा लेते हैं, एंटी करप्शन से इंक्वायरी करा लेते हैं। 20वें स्केल के वो अफसर जिनकी ACRs PTI के मिनिस्टर्स ने लिखनी है, जो गवर्नमेंट ने लिखनी है, उनसे इंक्वायरियां करवा रहे हैं। तारड़ साहब आपका शुक्रिया, लेकिन एक अवामी तासुर ये है कि PDM ने शुरू में बड़े एहतजाज किए हैं, जलसे भी किए हैं, लेकिन उन जलसों में आवाम तक ये मैसेज शायद नहीं पहुंच पाया कि जलसे आवाम के लिए हो रहे हैं, क्योंकि जो महंगाई और जो आम आदमी की ज़िंदगी का हशर नशर था या है भी सॉर्ट ऑफ, अगर आप आवाम से ज़रा ज़्यादा कनेक्ट कर पाते तो आप देखते कि किस तरह से ये मोमेंट फिर जोर पकड़ती और है। उस वक्त भी हम ये कहते थे कि वो फीलिंग जो है ना, ऑल्दो जब आप लोगों से इंडिविजुअली बात होती थी यही बताया जाता था जी महंगाई देख लें तो ये देख लें, लेकिन एक्चुअली वो बिल्कुल पता चल रहा था कि वो सारे जलसे वगैरह वो इस वजह से नहीं हो रहे। तो लिहाजा आई गेस यू राइट, वो कनेक्शन बन नहीं एक लॉन्ग मार्च अगर आप महंगाई के खिलाफ करने का ऐलान करते
तो फिर देखते कि किस तरह से लोग बाहर निकलते हैं। गेम तो वो मिक्सचर नहीं हो सकता, वो बीच में मिडवे जाके पैग चेंज नहीं हो सकता। यहाँ टीवी प्रोग्राम में बैठ के तो बात करना ये जाहिर है, अब आप अपने वैलिड पॉइंट्स रख सकते हैं जो आपने रखे भी, लेकिन आवाम कुड नॉट रिलेट टू ऑल योर प्रोटेस्ट। वही वीकेंड के 2 दिन होते हैं, आप लोग ऐसे हमें मिस करने लग जाते हैं, जो सुन के जाहिर है हमें अच्छा लगता है। इट रियली फील्स ग्रेट। एक स्टोरी, एक खबर जिसका हम बड़े हैरान होते हैं ऐसी बातें सुन के, लेकिन आज हम समझ ही लेंगे कि किस तरह होता है जी। अपना घर बनाना अक्सर लोगों के लिए सारी ज़िंदगी एक ख्वाब ही रहता है, लेकिन सिंध की 25 साला राबिया नाज शेख ने यूट्यूब की आमदन से अपना घर बनाकर सबको हैरान कर दिया। तो वाकई कभी ये सवाल उठता है ना, कैन यू मेक दैट मच मनी? अपेरेंटली यू कैन मेक दैट मच मनी, और एटलीस्ट आप अपनी चारदीवारी ज़रूर खड़े कर सकते हैं। ज़िला खैरपुर के छोटे से गाँव राहोजा गांव का नाम है, उससे ताल्लुक़ रखने वाली राबिया ने 1 साल पहले यूट्यूब पर अपना फैशन चैनल स्टार्ट किया। बिजली और इंटरनेट के मसाइल का सामना भी रहा, लेकिन राबिया ने हिम्मत ना हारी और एक आम से स्मार्टफोन पर इंटरनेट की मदद से यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दी उन्होंने। ये हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। मुसलसल मेहनत और लगन से उनके चैनल पर 1,60,000 से ज़ायद सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अब तक हो चुके हैं। सो गुड। और यूट्यूब की जानिब से राबिया को इसी अचीवमेंट पर एक प्ले बटन भी मिल चुका है। कौन सा? सिल्वर प्ले बटन मिला है। और राबिया यूट्यूब की आमदन से अब तक 2 कमरों का घर तामीर करने वाली गांव की पहली लड़की बन गई हैं, विच इज़ सो ग्रेट। और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर राबिया शेख हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू राबिया, इट्स सो गुड टू हैव यू ओवर। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको बुला के, आपसे बात करेंगे और बहुत से लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन भी हैं। बताइए सबसे पहले तो कि यूट्यूब पर आने से पहले क्या करती थी, पढ़ती थी, कहीं जॉब करती थी, और फिर कैसे ख्याल आया कि जनाब यूट्यूब पे मैं कंटेंट बनाना शुरू करूं, और फिर एक आप ज़्यादातर फैशन रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं, इसका आइडिया किसका था? यूट्यूब पे आने से पहले मैं स्टूडेंट थी, पढ़ती थी और घर के कामकाज करती थी, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करती थी। तो मैं अपने फारिग टाइम में बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करती थी और मुझे फ़ैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं फ़ैशन के वीडियोस और जो फ़ैशन के साइट्स हैं वो बहुत देखती थी। तो मुझे गूगल से पता चला कि यूट्यूब वाले पे कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से मैं सोचती थी कि ये लोग जो हैं ये यूट्यूब पे वीडियोस बना के क्यों रखते हैं। तो मुझे गूगल से पता चला कि ये यूट्यूब वाले पे कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना चैनल स्टार्ट करूँ, जिससे मेरा फ़ैशन का शौक भी पूरा हो जाए और मेरी इनकम भी मुझे मिल जाए। अच्छा राबिया, कुछ भी ऐसा काम करने के लिए जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए होती है वो तो आप में है, विच इज़ कॉन्फिडेंस। तो लिहाजा कॉन्फिडेंस तो आपका कैमरे के सामने भी कमाल का है। तो आम तौर पर ख्याल किया जाता है राबिया कि पसमानदा इलाकों में लड़कियां कुछ करना चाहें तो उन्हें 100 किस्म के मसाइल होते हैं, 1000 दफ़ा उन्हें सोचना पड़ता है। तो आपके साथ कुछ ऐसे चैलेंजेस हुए? अगर हुए तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, और बड़े लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। घर वालों ने हौसला अफजाई की या नहीं? मसले मसाइल तो यहाँ हो, गांव में हो या शहर में हो, मसले मसाइल तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं जो काम करती हूँ वो घर से ही है, तो मुझे तो कुछ खास ऐसे नहीं कि मसाइल देखने पड़े हों, क्योंकि मेरा काम घर से ही है और मैं घर से ही काम करती हूँ, तो मुझे कोई मसला मसाइल पेश नहीं आया। बस ये कि कोविड की वजह से मेरा कोड नहीं आ रहा था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन और कोई मुझे मसाइल नहीं हुए। और घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, मेरे अम्मी ने, अब्बू ने, मुझे सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा राबिया, यूट्यूब पर आप एक फ़ैशन मुताल्लिका चैनल चला रही हैं, क्या वजह थी? आपका फ़ैशन में इंटरेस्ट था, यही वजह है? क्योंकि बड़ा टफ भी हो सकता है, इस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सी लड़कियां और लड़के फ़ैशन रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, तो आपने अपने फॉलोअर्स किस तरह बढ़ाए? फॉलोअर्स मेरे ऐसे बढ़े कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ें दिखाती थी, कि क्योंकि जब ईद आती थी तो मैं ईद के मुतालिक वीडियो बनाती हूँ, या कोई भी इवेंट आता है तो मैं उसके मुतालिक, जैसे कल्चर डे है तो मैं उसके मुतालिक वीडियो बनाती हूँ कि आजकल क्या ट्रेंड में है और आप कैसे कपड़े स्टिच करवाने चाहिए। तो ट्रेंडी चीज़ें दिखाने से फॉलोअर्स ज़्यादा आते हैं। तो और एक्टिव रहें, आप हर रोज़ नया वीडियो अपलोड करें, एक्टिव रहने से भी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ये नहीं कि आप वीडियो लगा रहे हो फिर छोड़ रहे हो, अगर आप मुसलसल वीडियोज़ लगाओगे तो आपके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यानी कंसिस्टेंसी इज आल्सो द थिंग, रोज वीडियो बनाना और अपलोड करना भी मुश्किल काम है, एक्टिव रहने वाली वो बात जो है। राबिया, यूट्यूब पर मकबूल होने और बाकायदा कमाई शुरू होने के बाद घर के हालात पर किस तरह एक पॉजिटिव इफेक्ट आया? हम मुतवस्सित फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे हालात पहले भी अच्छे थे और अभी अच्छे हैं, तो घर के अखराजात तो मेरे अब्बू और भाई उठाते हैं, तो मुझे तो कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, तो मुझे तो
इनकम होती है मैं खुद पे ही खर्च करती हूँ, और जो मुझे अभी इनकम हुई मैंने उसके लिए उससे अपना घर बनवाया। 2 कमरों का मुश्तमिल का घर है जिस पे मुझे स्टूडियो खोलने का बहुत शौक है, तो मैं उसके एक कमरे में तो अपना स्टूडियो खोलूँगी और एक कमरे में रिहाइश होगी। How wonderful is that, Rabia? Thank you so much. राबिया शेख हमारे गुड साथ लक आपके आने वाले सफ़र के लिए। बहुत सी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। तो अब ये स्पेकुलेशन नहीं रही कि YouTube से आप कमा भी सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। यू हैव एन एग्जांपल देयर। Yes. और आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट के बाद पाकिस्तान में कोरोना का भारतीय वेरिएंट यानी इंडियन वेरिएंट भी आ गया है, और वजारत सेहत ने पाकिस्तान में जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट के 7 और भारतीय वेरिएंट के 1 केस की तस्दीक कर दी है। और भारत पर सफरी पाबंदी के बावजूद खलीजी मुल्क से इस्लामाबाद आने वाले मुसाफिर के जरिए कोरोना की भारतीय किस्म पाकिस्तान पहुंच गई, और भारत में कोरोना की हालिया तबाकारियों की वजह भी कोरोना का ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट ही है। और कराची में जनूबी अफ्रीकी किस्म के कोरोना केसेस तेज़ी से फैलने की तस्दीक वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पिचोहो ने पहले ही कर चुके थे। ये हम आपको पहले भी बात बता चुके हैं, लेकिन अब इंडियन वेरिएंट का आना थोड़ा सा मुझे इसमें आपको थोड़ा सा, मुझे बहुत सारी टेंशन, लेकिन अभी एक ही है अब्दुल्ला। हाँ, आई होप। मगर वो एक जहाज़ में बैठ के पाकिस्तान उतरा है, उसके घर वाले हैं, उस जहाज़ में बैठे हुए कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं। आप सोचें कि एक फ़्लाइट के दौरान आपका सैकड़ों लोगों से कांटेक्ट होता है। जनूबी अफ्रीकी केसेस के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस का अमल जारी है, और तेज़ी से फैलने वाले इस मोहलिक वेरिएंट से सब होशियार हैं और रहना पड़ेगा भी। SOP पर सख्ती से अमल दरामद और वैक्सीनेशन वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हमारे हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट है खावर खान, उनसे ज़रा मज़ीद मालूम करते हैं। खावर, इत्तलात ये हैं कि कराची में कोरोना का जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट तो फैल ही रहा है, कई केसेस इसके निकल आए हैं। कुछ पता लगा कि जनूबी अफ्रीका कैटेगरी C कंट्री ममालिक में शामिल है, वहाँ से नहीं आप स्पेशल परमिशन के बगैर फ्लाई कर सकते तो पाकिस्तान। कैसे आया और इसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? जी, कराची समेत सिंध भर में कोरोना के UK वेरिएंट के बाद अब साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी तस्दीक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पीचू ने भी की है। जियो न्यूज़ ने खुसूसी गुफ्तगू में ये बताया था कि कराची यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है जहाँ पे ये तहकीक की गई है, जिसमें 57 अफराद के कोरोना के नमूने लिए गए थे, जिसके बाद जो है उनमें से 71% जो नमूनों में जो नताइज सामने आए थे वो तकरीबन साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के थे। तकरीबन 41 अफराद के नमूनों में साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया था। इसी तरह तकरीबन 8 से 9 अफराद जो है वो UK वेरिएंट के आए थे। वज़ीर सेहत ने इस बात की तस्दीक की है कि UK वेरिएंट जो तकरीबन 20% पर आ चुका है। अगर बात की जाए केसेस की, तो जिस तरह ये UK वेरिएंट है, यौमिया बुनियादों पर जो केसेस सामने आ रहे हैं 1100-1200, उसमें से 80% के करीब केसेस जो हैं उनका ताल्लुक कराची से है। तो बड़ी तादाद में जो ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है ये कराची में मौजूद है, और इससे लोग जो है वो मुतासर हो रहे हैं, जिसका वाहिद हल एक तो बच्चों को घरों में महफूज रखना है, बिला ज़रूरत उनको घर से बाहर ना निकालना है। इसके साथ साथ जो वालिदैन हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि वो ख़ुद भी और उनके बच्चे भी जो है वो इस मर्ज़ से महफूज रह सकें। जी, बहुत शुक्रिया खावर। और डॉक्टर अज़रा फजल पेचो भी ये कह रही थी कि जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है इससे बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, और इनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जिनकी उम्र 2 साल से भी कम है। सो बच्चों को बच्चे आपको भी कम। सो आप बच्चे आपको पता है मास्क भी उनको किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, इतने छोटे बच्चों को तो बड़ा मुश्किल है। सो आप प्लीज़, अब वालिदैन अगर बाज़ारों में जा रहे हैं और ख़ुद मास्क पहना हुआ है तो बिला वजह बच्चों को साथ ना घसीटें, ना लेकर। यही तो सारी बात है कि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट वेयर वी गो, हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे थ्रू वील बिकम द कैरियर और हमारे थ्रू लग सकता है। अच्छा, ये तो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की बात हो रही थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद आमना आमिर हमारे साथ हैं, जिनसे हमने इस इंडियन वेरिएंट की बात करनी है। आमना, पाकिस्तान में कोरोना के भारतीय वेरिएंट की आमद की तस्दीक की गई है, केस का पता चला लिया गया है, तो क्या अब तक हुकाम मुकम्मल ट्रेसिंग, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है वो कर ली है ताकि ये पता चले किसी और को तो नहीं है? सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल कमी आ रही है, और आज भी 4% रिकॉर्ड हुए हैं मुस्बत केसेस की शरह। और तशवीशनाक सूरत हाल उस वक्त सामने आई थी जब वजारत की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान में एक शख्स में भारतीय कोरोना वायरस की जो किस्म है उसकी तस्दीक हुई है। अब जब तफसीलात सामने आई है तो उसमें पता चला है
कि ये शख्स जिसमें भारतीय कोरोना वायरस की किस्म की तशखीस हुई थी, इस शख्स का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और ये 8 मई को खलीजी ममालिक से पाकिस्तान आया था और एयरपोर्ट पर इसकी स्क्रीनिंग की गई जिसमें कोरोना पाया गया। इसको फिर सरकारी क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया जहाँ पर इसके टेस्ट किए गए और टेस्ट में जो करके वहाँ पर उनको पता चला कि इसमें जो कोरोना वायरस की किस्म पाई जा रही है वो भारतीय किस्म है। और फिर इसकी फैमिली के टेस्ट किए गए और फैमिली के टेस्ट में भी किसी इसका जो फैमिली थे किसी मेंबर में कोरोना की तस्दीक नहीं हुई है। तहम वजारत का कहना है कि किसी भी जो भारतीय किस्म का कोरोना की किस्म है उसके किसी इम्कान को रद्द करने के लिए इस शख्स के साथ 8 मई को एयरलाइन पर जो लोग आए थे उनके में भी स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है। और ये मैं बताती चलूँ कि वजारत की तरफ से और NCOC की तरफ से बाकायदा तौर पर एयरलाइंस को कहा गया है कि वो सदका जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उन्हीं के टेस्ट को माने और पाकिस्तान आने वालों के जो मुसाफिर हैं उनको यकीनी बनाया जाए कि उनके कोरोना टेस्ट मनफी हो, क्योंकि माजी में कुछ गुज़िश्ता दिनों भी कुछ ऐसे केस रिपोर्ट हुए थे जिन्होंने जो थी जाली लेबॉर्ट्री से जो अपनी कोरोना की जो मनफी रिपोर्ट वो बनाई हुई थी। तो अब कहा जा रहा है कि अगर किसी शख्स में कोरोना की तस्दीक पाएगी या उसका जाली सर्टिफिकेट पाया गया तो फिर एयरलाइन को फ़ाइन किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका। चले फैमिली में तो अच्छी बात है किसी को नहीं मिला और एयरपोर्ट पे ही ट्रेसिंग हुई और उसके बाद उसे क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया। थैंक यू आमना, हमें अपडेट करी थी, ये सुनकर ज़रा तसल्ली हुई। हाँ ये तसल्ली तो होगी है, लेकिन ये वेरिएंट्स हमें इतना फुल प्रूफ हमारी चेकिंग होनी चाहिए कि ना आ सके। बाकी दुनिया भी तो यही कर रही है, हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं सारे वेरिएंट्स। और या दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और ट्रिब्यूट इनायत हुसैन भट्टी जैसे लोग भी कभी पैदा होते हैं। लोग लोकगीत गाए, फिल्मों के लिए गाने गाए, कंपेयरिंग की, अदाकारी की, यहाँ तक कि फ़िल्म प्रोड्यूस भी की और हरफन मौला कहलाए। और इस शख्स को आज हमसे पिछड़े 22 साल हो गए हैं। 1955 में शबाब किरानवी ने अपनी फ़िल्म जलन में उन्हें मरकज़ी किरदार अदा करने का मौका दिया एंड ही नेवर लुक्ड बैक। गाने की वाइब बहुत अच्छी है, इट हैज़ अ वेरी अपबीट साउंड। हाँ, आपका मूड अच्छा हो जाता है सुनते के साथ ही, आपका दिल करता है आप बस ट्रेडमिल पे चढ़ जाएं या फिर पार्क में जॉगिंग करना शुरू कर दें हेडफोन्स पे गाना लगा के। नताशा से ये जरूर पूछेंगे व्हाट शी वाज थिंकिंग व्हेन शी मेड दैट सॉन्ग। एंड द वीडियो इज ग्रेट, द गेटअप्स आर ग्रेट, सो एवरीथिंग इज वेरी वेल थॉट ऑफ। ओके जी, लेकिन सबसे पहले हम जरा ये स्टूडेंट्स ने क्या हो रहा है इस पे हम जरा बात करना चाहते हैं। आपको बताएं कि वजारत तालीम की जानिब से जून जुलाई में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात लेने का ऐलान तलबा को पसंद नहीं आया और वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की शाहराहों पर आ गए और सैकड़ों मुश्ताल तलबा ने एक्सप्रेसवे ब्लॉक करके निजी गाड़ियों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। गाड़ियां तोड़ी, आग लगाई, मतलब काफी कुछ हुआ। ट्रॉमा है अब इन लोगों का जिनका नुकसान हुआ है, वो क्या कर रहे होंगे, उनका क्या कसूर है। गाड़ियों के ड्राइवर्स और पुलिस पर पथराव भी किया। तलबा का मुतालबा था कि जैसे ऑनलाइन पढ़ाया गया उसी तरह ऑनलाइन इम्तहानात भी लिए जाएं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज, शेलिंग की, तोड़ फोड़ और हंगामा आराई करने वाले दर्जनों तलबा गिरफ्तार भी हुए। इससे पहले लाहौर में भी तलबा के एहतजाज में यही रवैया रखा गया था। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन तशद्दुद की किसी तौर हिमायत नहीं की जा सकती। और सर्टनली हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ हमारे लोग हैं जो बड़े वोकल हैं बच्चों के पेपर्स ना होने के लिए। जबरान नासिर साहब जैसे उनमें से एक हैं, वो ज़रा आई एम श्योर उन्होंने मजम्मत की होगी, लेकिन ज़रा खुल के वीडियो में इस बात को डिस्करेज करें। वैसे मैं एक बात बताऊँ, स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये हरकत करके ये बता दिया कि कोई आपकी बात आप साइड ना ले, क्योंकि कोई आपके हक में कोई बात भी करे ना सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे और एंड में जाके अगर आपने यही करना है तो सॉरी, व्हाई वुड एनीबडी वांट टू बी एसोसिएटेड विद व्हाट योर डिमांड्स आर। इस किस्म की हरकतों पे तो सारी एसोसिएशन वापस ले लेनी चाहिए किसी ने भी अगर आपके हक में बात की हो, क्योंकि दिस इज व्हाट यू आर रिजॉर्टिंग टू। मतलब ये तो ऑलमोस्ट एक जाहिलाना बात होगी। दिस इज द वेरी रीजन यू शुड गो बैक टू स्कूल। देखिए जाहिर है स्कूल तो दोबारा खुलने ही चाहिए, लेकिन इनके भी मुतालबात सुने ज़रूर जाने चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए। अगर 12वीं के पेपर्स की बात करें तो पाकिस्तान में कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी इंटरनेट की उस तरह रसाई नहीं है कि ये ऑनलाइन पढ़ सकते। कॉलेजों का आपको हाल पता है, सो मुश्किलात उनकी भी हैं, लेकिन ये तशद्दुद किसी बात का जवाब नहीं। अच्छा जी, मामला समझते हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट सैयद आबदी साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अब आबदी साहब, 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात जून जुलाई में हो रहे हैं और तलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया है ऑलरेडी, और आपके ख्याल में तलबा को इम्तहान देने में क्या मुश्किलात आ सकती हैं और आगे चल कर तालीम पर इसके क्या असरात होंगे, हुकूमत का क्या लाहे अमल होगा, ये सारी बातें ज़रा इन अ नटशेल हमें समझाएं।
मैं समझता हूँ ये एक बड़े ही अहम मसला है। देखिए, बच्चों का जो रद्द-ए-अमल है ये भी एक तरह से इसलिए सही है कि हम सब जानते हैं कि पैंडमिक जब आया उसके फ़ौरन बाद हमें ये पता चल गया था कि ये कोई फ़ौरन ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है और हमको बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा हेल्थ रीज़न्स की वजह से। अब हमारा सब जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है या कोर्स कंटेंट है वो डिस्टेंस लर्निंग के लिए या ऑनलाइन लर्निंग के लिए डिज़ाइन या अलाइन नहीं था। ना ही हमारे टीचर्स को इसका तजुर्बा था, ना हमारे पास टीचिंग टूल्स और टेक्निक्स थे। हमें फ़ौरी तौर से, जिस तरह दुनिया ने, देखिए 1.5 बिलियन से ज़्यादा बच्चा जो है इफ़ेक्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, तो लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। हमें भी चाहिए था कि हम एक पैंडमिक एजुकेशन पॉलिसी लाते और उसके तहत इस किस्म के इनिशिएटिव को लॉन्च कर देते, जहाँ पर ऐसे वक्त आने पर हम बच्चों का इम्तिहान जो है ऑनलाइन भी ले सकते, और अगर हम ऑनलाइन पढ़ा के क्लासरूम में बिठा के लेना चाहें तो स्टेक होल्डर्स को अब ऑन बोर्ड लेते कि हम क्या उनसे पूछेंगे और इम्तिहान किस किस्म का होगा, ताकि इस किस्म का एजिटेशन अभी ना होता और बच्चों को भी पता होता। याद रखें, ये दोनों इम्तिहान बड़े ज़रूरी हैं और क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये एक अहम मसला है जिसको फ़ौरी तौर से हल करना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। क्यों आदिल साहब, सर्टनली तलबा का मौक़िफ़ लेना चाहिए था फैसला कोई भी करने से पहले, क्योंकि जो दोनों इम्तिहान होते हैं ये ज़िंदगी के अहम तरीन इम्तिहानात में से होते हैं लिटरली। इसके बाद मेरा ख्याल है शायद ही कोई पेपर हो एज जिन्होंने आगे CSE वगैरह देने, लेकिन ये जो इंटर का इम्तिहान होता है, क्योंकि इसके बाद आपने अपना करियर पाथ चूज़ करना होता है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, अकाउंटेंट बनना है, क्या बनना है, वो डायरेक्शन आपकी तय होनी होती है। और जाहिर है उसमें आपके मार्क्स और आपका रिजल्ट बहुत मैटर करता है। मेडिकल कॉलेज में दाखिला, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिले, और मैट्रिक के बाद भी आपको पता है कि आपने किस कॉलेज में जाना है। यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग लेनी है, प्री मेडिकल लेनी है, कंप्यूटर साइंस लेनी है, अब या अकाउंटिंग पढ़नी है, वो भी बड़ा मैटर करता है। सो ये दोनों ही इम्तिहान बड़े अहम होते हैं। तो ये ज़रा चैलेंजिंग सिचुएशन भी है जिसको हुकाम को भी इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और अगर ये नौबत आई गया जहाँ के स्टूडेंट्स को ये लगना स्टार्ट हो गया कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही और तोड़ फोड़ तक और मेहम अच्छा, आज भी लाहौर में बात कर लें इस पे, आज भी लाहौर में प्रोटेस्ट की कॉल है, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, वी अंडरस्टैंड आप नौजवान हैं, ज़रा नौजवानी में इस तरह का जज्बाती हो जाता है इंसान, लेकिन प्लीज़ होश के नाखुन लें और जोश के बजाय होश से काम लें। अगर आप चाहते हैं कि आपने मुतालबात पर कान कोई धरे, तो अगर ये हरकतें होंगी तो फिर कोई कान नहीं धरेगा। और प्लान बी भी होना चाहिए ना, अगर ये आपका प्रोटेस्ट काम ना किया तो इम्तिहान तो देने ही होंगे, तो जो टाइम बचा है उसमें पढ़ लें। I mean, like, ये बुरी बात तो नहीं और है वो ना, तमाम स्कूल और कॉलेज जो कि पंजाब में आपको पता है सिर्फ 10th और 2nd ईयर के लिए आज इजाज़त है आज से खुलने की, वो तमाम जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो भी सुने, बाकी बच्चों को ना बुलाएं। अच्छा, बाय द वे कोयटा में भी है प्रोटेस्ट, और कहाँ है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और कुछ जगहों में है प्रोटेस्ट। तो जस्ट कीप इट लो, मतलब प्रोटेस्ट ज़रूर करें आप। स्कूल्स भी कुछ खुल गए हैं, कुछ स्कूल्स भी खुल गए। एनीवे, मोर इन्फॉर्मेशन जिस तरह हमें मिलेगी, मोर ऑन दैट लेटर। अच्छा, मौशी तरक्की का फ़ायदा बहरहाल आवाम को होना चाहिए, और आवाम आजकल महंगाई से सख्त परेशान है। एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान मौशी तरक्की से मुतमईन है, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ और भी कहते हैं। हम बिल्कुल साथ ही साथ कहते हैं कि उन्हें महंगाई की वजह से रातों को नींद नहीं आती, और वज़ीर आज़म ने कल जो आवाम से आपको पता है टेलीफोनिक गुफ्तगू जो करते हैं जिसमें आवाम उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं, उसमें एक्चुअली वज़ीर आज़म ने बात कही और उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से ये एक चीज़ है जिसकी फ़िक्र उन्हें वाकई सताती है, एंड यू कुड फील दैट ही इज़ एक्चुअली वरीड अबाउट इट। यू कुड सी दैट जेन्युइन कंसर्न ट्रांसलेट हो रहा था आवाम तक। एब्सोल्युटली जी। अभी हमें ज्वाइन किया एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने, उनसे बात कर लेते हैं। शहजाद, माशी इशारियों और नंबर से वज़ीर आज़म खुश हैं, वज़ीर ख़जाना पर एतमाद हैं कि ऑब्वियसली अब मईशत ठीक हो जाएगी, बड़े पूरे एतमाद हैं ये सारे। आपके साथ इंटरव्यू में भी यही तासुर दिया गया था, तो आने वाला बजट अब माशी के साथ साथ सियासी तौर पर भी बड़ा अहम है, तो हुकूमत को आवाम को माशी फ़वाइद पहुँचाना ऑब्वियसली पड़ेगा भी और दिखाना भी पड़ेगा कि ये कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत इस तरफ कुछ कर रही है या कोई उन्होंने प्लानिंग की है? अभी टैक्सेस का कोई जोर रहेगा, क्या सोचा?
आने वाला बजट जो है हुकूमत के लिए यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हुकूमत समझती है कि जो स्टेबलाइजेशन और इस्तेकाम का पीरियड था वो हम देख चुके हैं और अब मईशत को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन का भी यही विजन है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को 6-7% से ग्रो करना होगा, तभी इसके फवायद आवाम तक पहुंचेंगे। और वो कह रहे हैं कि इस बजट में हमने जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा करना है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, हमने अपने टैक्सेस को बढ़ाना है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी अब जो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो जो माशी इंडिकेटर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहले 2 साल थे उससे बेहतर हैं, और जो अगले 2 साल होंगे वो आज से बेहतर होंगे। लेकिन इसके लिए हुकूमत को दुरुस्त फैसले करने हैं। बहुत ही बुरी हिकमत अमली होगी अगर यहाँ से पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ की तरफ ना जा सके। तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि ग्रोथ अगले आने वाले सालों में मजीद बेहतर होगी। लेकिन जो हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अफराते ज़र का, इन्फ्लेशन का। यानी कि अगर आप ग्रोथ दिखाएं लेकिन इसके बावजूद ग्रोथ से ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी तो एक आम आदमी की जो इनकम है उस पर बड़ा मनफी असर इसका पड़ता है। तो ये हुकूमत को देखना है कि चाहे वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हो या डिमांड की वजह से जो भी महंगाई हो रही हो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। शहजाद, सियासी पहलू अगर हम बजट का दोबारा डिस्कस करें, सियासी पहलू ये भी है कि इस बजट की मंजूरी के लिए अपोजिशन का कुछ साथ भी चाहिए, जिसके लिए अपोजिशन फिलहाल तो राजी नहीं नजर आती। तो क्या हुकूमत इस मसले को संजीदा ले रही है? क्या कोई राब्ते शुरू किए गए? मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा संजीदा मसला हो सकता है। जो हुकूमत के लिए एक थ्रेट था वो जहांगीर खान तरीन का ग्रुप था कि क्या वो लोग जो इस वक्त तरीन साहब के साथ हैं वो बजट को सपोर्ट करेंगे पंजाब में, वफाक में, या नहीं करेंगे। तो उन्होंने तो कह दिया कि हमारे जो मसाइल थे वो काफ़ी हद तक हल हो गए और हम सपोर्ट करेंगे। तो हुकूमत को अक्सरियत चाहिए, अक्सरियत उनके पास मौजूद है, तो बजट तो मेरे ख्याल से हुकूमत बआसानी पास करवा लेगी। अब इसमें अपोजिशन तो यकीनन माजी में भी बजट को अपोज करती रही है, मुमकिन है इस दफ़ा भी वो अपोज करें। जो अच्छे उनके पॉइंट्स हैं उसको तो यकीनन बजट में शामिल करना चाहिए, लेकिन अदरवाइज़ जहाँ तक बजट पास करवाने की बात है मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ जो तब्दीली हम देख रहे हैं इमरान खान साहब उनकी टीम में आई है कि कम से कम अब फोकस इस बात पर है कि वो मईशत के हवाले से बात करते हैं, गवर्नेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, इफ्तिताह करते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का। लेकिन अगर पहले 1.5-2 साल में देखें तो ज़्यादातर वक्त उनका तकरीर का इसमें गुजरता था कि माजी की हुकूमत ने क्या ख़राब किया है, या फिर कैसे चोरों और डाकुओं को पकड़ना है, जेल में डालना है, जेल में डाल के लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे, इस पर ज़्यादा फोकस था। तो वो फोकस शुक्र है कम हुआ है। और अब जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए चाहे आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, गवर्नेंस बेहतर करनी है, उस पर फोकस है। तो अब देखते हैं कि इस फोकस के बाद जो हिकमत अमली है वो हुकूमत की क्या होगी और उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा, आपका कहना है कि वो फोकस जो है वो शिफ्ट हुआ है, तो अभी ज़रा ज़्यादा आवाम के मसाइल पे ज़्यादा फोकस होगा। अब शहजाद, वज़ीर आज़म ने एक बात तस्लीम की है कि इस हुकूमत के पहले 2 साल आवाम के लिए बड़े मुश्किल रहे, इतने मुश्किल के अपोजिशन चाहती तो इस बुनियाद पर हुकूमत गिरा भी सकती थी, ये उनका कहना था। लेकिन अब हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं, तो आप भी यही समझते हैं कि अब कम अज़ कम इस अपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है? ये अब सेंस आपको भी फील हो रही है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था वज़ीर आज़म का कल। उसमें वो 3 बातें कह रहे हैं। पहले तो वो एतराफ़ कर रहे हैं कि 2 साल हमारी जो पाकिस्तान के हालात थे वो बहुत ही बुरे हालात थे और हुकूमत को गिर जाना चाहिए था, घर चले जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अपोजिशन के ज़ाती मफादात थे, ज़ाती मफाद की वजह से वो सड़कों पर निकले थे, इसलिए हमारी हुकूमत गिरी नहीं और बरकरार रही। तो वो एतराफ़ कर रहे हैं कि 2 साल में बड़े मुश्किल हालात थे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब हम ये बताते थे मीडिया पर बैठ के अपने शोज़ पर कि हालात अच्छे नहीं है, तो हमें कहा जाता था कि नहीं, आप मनफी बात कर रहे हैं, मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमने तो बड़े इक़दाम उठाए। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने ये एतराफ़ किया है कि पहले 2 साल बहुत ही मुश्किल थे। वो खुद भी कभी कभी कहते थे कि घबराना नहीं है, आपने जो है मेरे साथ रहना है। अच्छा, दूसरा इसमें पॉइंट ये था, वो बताना चाह रहे हैं कि अब हालात बेहतर हैं और इसीलिए अपोजिशन यूनाइटेड हो रही है दोबारा। तो वो समझते हैं कि जो मुश्किल वक्त था वो हमने गुजार लिया, अब आगे से हालात बेहतर होंगे और अपोजिशन को ये खतरा है। तीसरा इसमें जो अहम नुकता था वो इस हवाले से था कि अपोजिशन इतनी कमज़ोर है, अपोजिशन कमज़ोर भी है और उनमें क्लैरिटी नहीं है, यकजहती भी नहीं है, और उनके ज़ाती केसेस हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन सड़कों पे निकली थी और उस वजह से वो हमें नहीं गिरा सके। अगर उनका मकसद होता मुल्क के खाते तो वो ऑपोजिशन जो है बड़ी आसानी से हुकूमत गिरा देती थी। तो मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगा उनका ये बयान, ये खुद एतराफ़ भी कर रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि ऑपोजिशन कमज़ोर थी इसलिए। लेकिन मेरे ख्याल से एक और फैक्टर भी है, उनको इस हुकूमत को बड़ी गैर मामूली सपोर्ट हासिल रही है। उस गैर मामूली सपोर्ट ने भी पहले 1.5-2 साल में हुकूमत को बचाया है और मेरे ख्याल से सिर्फ कमज़ोर ऑपोजिशन या एक ऐसी ऑपोजिशन जो अपनी ज़ाती मफाद के लिए निकली है सड़कों पे, ये वजह नहीं है हुकूमत के कायम रहने की, दूसरे फैक्टर्स भी हैं।
थैंक यू शहजाद, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तंबाकू नोशी के खिलाफ आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये दिन मनाने का मकसद तंबाकू नोशी या इससे मुंसलिक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करके बेहतर और सेहतमंद ज़िंदगी को गुजारना है। मकसद यही है कि दुनिया भर में बसने वाले अरबों इंसानों को यह पैगाम दिया जाए कि किस तरह तंबाकू नोशी इंसानी सेहत को मुतासर करती है और मुख्तलिफ बीमारियों को दावत देती है। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में सिगरेट पीने वालों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। आदाद व शुमार बताते हैं कि तंबाकू नोशी करने वालों की तादाद रिकॉर्ड 1 अरब 10 करोड़ तक पहुंच गई है और सिर्फ 2019 में तंबाकू नोशी से बिलवास्ता या बिला वास्ता मरने वालों की तादाद 80 लाख थी। फिगर्स आप जरा देखें, 80 लाख तक बात पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में सिगरेट नोशी के अलावा नस्वार, पान, गुटके, छालिया और दीगर तरह से तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से मुल्क में मुंह के कैंसर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। तो इसके बहुत नुकसान हैं, लेकिन दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। और जितना आप इन चीज़ों को बैन भी करें और ख़ासतौर पर छालिया वगैरह जो अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, उसके बावजूद देखेंगे कोई ना कोई तरीका निकल ही आता है कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्बास खोकर, हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में अस्पताल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, अब हम कितनी भी कोशिश कर लें डिस्करेज करने की तंबाकू नोशी, आपको क्या लगता है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने बताए हैं, पाकिस्तान में भी क्या तंबाकू नोशी के इस्तेमाल में इजाफा देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप, या इसमें कुछ अवेयरनेस के बाद कमी आ रही है लोगों में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया आपको, आपने बुलाया। जी आपके फिगर्स बड़े सही हैं, आपने जो बताया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर्स पाकिस्तान में मौजूद तो नहीं है, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि कैंसर और मुख्तलिफ बीमारियाँ जिस तरीके से बढ़ रही हैं उनकी बेसिक वजह शायद स्मोकिंग में इजाफा ही है और ये अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा है। और यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कैंसर आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें बीमारियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हम गली मोहल्लों में, सड़कों पे ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा यंग लोग जो है वो स्मोकिंग में मुब्तला हो रहे हैं और इसके लिए, इसके सद्देबात के लिए हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली हम पूरी दुनिया में कैंपेन्स भी बहुत देखते हैं और पाकिस्तान में भी ऐसे कैंपेन्स कभी कभार हमने देखे हैं चलते हैं जहां यंग लोगों को या ओवरऑल लोगों को स्मोकिंग से डिस्करेज किया जा रहा है। कुछ चीज़ों पे जो अल्टरनेटिव चीज़ें हैं जैसे गुटखा, पान वगैरह, कुछ चीज़ों पे तो बैन भी लग जाता है कि ये ना करें कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है सेहत के लिए। और फिर डॉक्टर साहब अल्टरनेटिव्स भी हैं, आपने देखा अगर सिगरेट ना करें तो और गैजेट्स निकल आए हैं, वेप वगैरह निकल आए हैं। अब अगर लोगों को हम आपके तवज्जुह से ही डराने की थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि ये डिस्करेज हो, तो हर चीज़ डिस्करेज हो, सिगरेट्स भी और सिगरेट के अल्टरनेटिव्स भी। जी मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। देखिए कानून मौजूद है लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। मैं ये समझता हूँ कि स्मोकिंग और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आ रही हैं उनके ऊपर मुकम्मल बैन होना चाहिए और अगर बैन नहीं कर, पर्टिकुलरली वो चीज़ें जो स्मगल्ड होके आ रही हैं, आजकल न्यूज़पेपर्स में भी एक कैंपेन चल रही है जिसमें स्मगल्ड स्मोकिंग उसके सिगरेट्स के ऊपर बैन के लिए कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो टैक्स है उसको बढ़ाया जाए, सिगरेट को, स्मोकिंग की प्रोडक्ट्स को, इनकी कीमत को इजाफा किया जाए ताकि लोग हेजिटेट करें इनको ख़रीदने के लिए। और इसके अलावा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक साल के अंदर एक स्मोकिंग डे, एंटी स्मोकिंग डे मना लेना काफ़ी नहीं है, इसके लिए रेगुलर रिमाइंडर्स आवाम तक पहुंचने चाहिए। इसके अलावा स्कूल की एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए कि हाउ हैज़र्डस इट इज़। इसके साथ कैंसर होता है, इसके साथ दिल की बीमारियां, खून की बीमारियां, इसके साथ फेफड़ों की बीमारियां, दमा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और नेम एनी कैंसर, मुंह जबड़े, इसके फेफड़ों के कैंसर के अलावा मुसाने का कैंसर, डॉक्टर साहब ये जो तंबाकू है, टोबैको को तो हम डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन अगेन वही सवाल, ये ई सिगरेट्स, ये वेप्स, शीशा पीने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्या ये भी बीमारियों का बायस बनती है चीज़ें? क्योंकि बस लोगों ने ऐसे आर्गूमेंट के लिए कह देते हैं जी सिगरेट थोड़ी है, इससे थोड़ी इतना नुकसान हो रहा है। शीशे का आपको पता है कि एक ऐसा ट्रेंड है, पाबंदी के बावजूद घरों में लोग फैमिलीज के साथ अब तो हमने देखा है कि शीशा पी रहे होते हैं।
ये बहुत बुरा ट्रेंड है, इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। और ख़ासतौर पे वेप की आप बात कर रहे हैं, इसमें निकोटीन वाले भी हैं और नॉन निकोटीनिक भी हैं, लेकिन इसके साथ जो बाकी केमिकल्स यूज़ होते हैं वो भी हैज़र्डस हैं, वो भी नुकसानदेह हैं। उसके साथ ख़ासतौर पे नौजवान नस्ल के फेफड़े ख़राब हो जाते हैं और ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल और फिनोल वगैरह ऐसी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं जिससे बेहद नुकसान होता है। इसलिए स्मोकिंग या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो अच्छी नहीं है और उसे डिस्करेज किया जाना चाहिए। और कोई एग्जम्पशन नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम ले लें और इससे नुकसान नहीं होगा। और कोरोना में भी आपको पता ही है फेफड़ों की बीमारी है, ज़्यादातर फेफड़ों को अफेक्ट करती है, तो स्मोकर्स के अफेक्ट होने के चांसेस क्या ज़्यादा होते हैं? जी देखिए, हमारी बॉडी के रिजर्व्स हैं जिसने फाइट करना होता है किसी भी बीमारी के साथ। अगर हमारे पास रिजर्व्स ही नहीं होंगे तो लाइकली है कि हम कम कर जाएंगे, हम उस बीमारी के खिलाफ हार जाएंगे। और ये कोरोना जो बीमारी लंग्स की है, अगर इसमें पहले से ही लंग्स डैमेज्ड हैं और उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उस बीमारी का मुकाबला कर सकें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्मोकिंग करने की वजह से कोरोना का मुकाबला भी एक इंसान ना कर पाए और उससे भी वो अपने लंग्स को लूज़ कर दे और बीमारी की वजह से अपनी ज़िंदगी हार जाए। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अब्बास खोखर साहब हमसे बात करने का, और ये भी बड़ा आपने रिमाइंड कराया। देखें, फेफड़ों के को तो बहुत ही साफ सुथरा और यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लंग्स। माशाल्लाह पोल्यूशन के लेवल आप देखें इतनी है, वी आर सो ससेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ बीमारी, जो कि सबसे पहले अटैक कहाँ होता है, लंग्स पे होता है। तो लिहाजा अगर स्मोकिंग की वजह से ऑलरेडी उसको डैमेज कर रहे हैं तो देख ही लें कि क्या चांस है उसके सही रहने का या फाइट ऑफ करने का, कोई और अगर कोई और बीमारी हो जाए। तो ये मैं कहती हूँ कि सबसे बड़े रीजंस अगर कोई समझ ले तो। अच्छा जी, मूविंग ऑन, जल्दी से ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और कुछ आपको बताना भी चाहते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप और तहरीक इंसाफ के दरमियान तमाम मामला तय होने के दावे गलत होते नज़र आ रहे हैं, और इसका वाज़ेह इजहार आज भी जहांगीर तरीन की अदालत पेशी पर हुआ। जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म के मुशीर खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से नज़ीर चौहान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने पर भी तशवीश का इजहार किया। अली जफ़र की रिपोर्ट जल्द सामने ना लाने पर भी जहांगीर तरीन नाराज़ नजर आए। उन्होंने खबरदार किया कि उनके साथ सियासत ना खेली जाए, इंसाफ किया जाए। हमें उम्मीद थी कि अभी तक उनकी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी, मगर अभी तक नहीं आई। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अच्छा जी, ये बिल्कुल आज ही के स्टेटमेंट्स हैं जो बैंकिंग कोर्ट में बाय द वे उनको अगली तारीखें दे दी गई हैं क्योंकि अदालती अमला मौजूद था। 11 जून को अब उनको तारीख मिली है, तौसी हो गई है उनकी जमानत पे। जनाब PSL आपको पता है ना, वीज़ा मिल गया है बिल आखिर सरफराज अहमद साहब को और वो जा रहे हैं, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द PSL के बाकी मैचेस एज वेल। बाकी बातें कल करेंगे। ओके, ऑलराइट, सी यू।